इस वीडियो की शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार, वाल्मीकि की रामायण, नालंदा का ज्ञान और सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर, इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? क्या है वो एक चीज जो इन सबको साथ लाती है? नहीं पता? अच्छा चलो एक और ऑप्शन देता हूं। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट लिटरेसी रेट, वर्स्ट परफॉर्मर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, इन सबको भी उसी एक थ्रेड से जोड़ा जा सकता है। वेल, अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा। ये कॉमन लिंक है बिहार, और आज मैं इस स्टेट की कहानी आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, जो दोनों सेट ऑफ ऑप्शंस मैंने आपको दिए उनमें कितना स्टार्क डिफरेंस दिखाई देता है। जो पहले सेट ऑफ हिंट मैंने आपको दिए ना, उसमें हम बात कर रहे थे एक ऐसे सशक्त साम्राज्य की जिसने कभी हमारे भारत को एक सोने की चिड़िया बनाया था। वहीं जो दूसरा सेट है वहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टेट की जो आज भारत में ही अपने साथी राज्यों से बिछड़ता हुआ नजर आता है। एक ऐसा स्टेट जहां के लोगों के लिए आज उनका इंट्रोडक्शन एक स्लैंग बन चुका है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि बिहार की ये कंडीशन कैसे हुई और कौन से वो तरीके हैं जिससे हम बिहार को वापस एक सशक्त राज्य बना सकते हैं। अगर आप इस बारे में इंटरनेट में पढ़ो या इवन यूट्यूब पर भी वीडियो देखो तो अक्सर आपको आधा अधूरा सच बताया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखाऊंगा, तो वीडियो जरा ध्यान से देखना और अच्छा लगे तो भाई आगे शेयर भी कर देना। Bihar's new agriculture minister and RJD MLA Sudhakar Singh, who recently flagged the issue of corruption in his own department, has stepped down. ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। Issued arrest warrants against the former Bihar School Examination Board chairman Lakeshwar Singh. कैसे फर्जी शिक्षक ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं। देश की आम जनता के बच्चों को फर्जी शिक्षकों से शिक्षा दिला रही है और देश का बेड़ा गर्क करा रही है। अब देखो, बिहार की जो आज की हालत है इसके पीछे कोई एक या दो पर्टिकुलर रीजंस नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो बात को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखो, भारत की बाकी और मेजर प्रॉब्लम्स की तरह ही बिहार के डाउनफॉल की भी जो नींव है वो भी ये ब्रिटिशर्स ही रख के गए थे। इन्होंने 1793 में उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास किया था, जिसके अंडर आज का मॉडर्न डे बिहार भी आता है। अब बिहार में अपनी पावर चलाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी वो भी खेती किसानी वाली इनकम पर ही डिपेंडेंट थी। अब भारत में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर का रेवेन्यू उस टाइम पर आता था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से आता था, और ये हिस्सा इतना बड़ा था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को भी इसी के टैक्स रेवेन्यू से सपोर्ट किया जाता था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये उस टाइम पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए काफी एग्रेसिवली काम कर रही थी, और इसीलिए चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज होता रहे। डेटा देखो तो पता चलेगा 1765 से 1793 के बीच में सिर्फ 3 डेकेड्स में लैंड रेवेन्यू का डिमांड डबल हो चुका था। अब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एक नंबर का शातिर आदमी था। उसने नोटिस करा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से टैक्स तो मिल रहा है, लेकिन इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसने सोल्यूशन निकाला कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम हम उस समय के जमींदारों को दे देते हैं, जो ऑलरेडी मुगल एम्पायर के टाइम पर या इंडिपेंडेंट किंगडम्स के टाइम पर भी टैक्स वसूली कर रहे थे। लेकिन अगले कुछ सालों में बंगाल प्रेसिडेंसी से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टैक्स मिल रहा था वो भी कम होने लगा। इस वजह से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास कर दिया। अब इस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि 1793 जो ईयर था उस साल में बंगाल प्रेसिडेंसी के जमींदार जितना भी टैक्स जनरेट कर पाएंगे उसका 90% उन्हें आने वाले हर सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स एकदम फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो किसानों के लिए मुश्किल बढ़ गई। इस एरिया के जो गरीब किसान थे वो और गरीब होने लगे, क्योंकि अब से चाहे बारिश हो या ना हो, फसल उगे या ना उगे, खेती में लॉस हो जाए, लेकिन उनको उतना फिक्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इससे एक और चीज हुई, जो किसान टैक्स में डिफॉल्ट करते थे उन्हें अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। तो ओवरऑल इस एक्ट के चलते धीरे धीरे किसानों का जो बैकबोन था उसे ही तोड़ दिया गया। अब 1947 में देश आजाद तो हो गया था, लेकिन जमींदारी सिस्टम तब भी चल रहा था। अब कहने को तो बिहार वॉज अमंग फर्स्ट फ्यू इंडियन स्टेट जिसने आजादी के बाद जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर किसी से भी पूछो तो कहानी वैसी चल रही थी। बिहार के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम जिन लोगों को मिला था
वो खुद ही बड़े बड़े लैंड ओनर या सो कॉल्ड जमींदार थे, जिससे जमींदारी सिस्टम कभी पूरी तरह से एबॉलिश ही नहीं हो पाया और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए और एक छोटा सेक्शन जो अमीर हुआ करता था वो और अमीर होता चला गया। अब शुरुआत से सिचुएशन बन चुकी थी कि बिहार का जो आम आदमी था उसे सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा था, जिससे यहाँ की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब दिन पर दिन नीचे जाने लगे। यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट तो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, जिसके अंडर बिहार के अलावा बाकी मॉडर्न डे बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड ये सब भी आते थे। फिर बिहार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब है हमारा दूसरा पॉइंट, द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। देखो नेचुरली क्या होता है ना, मानो ए कोई स्टेट है और उस स्टेट में एक्स नाम का एक मिनरल मिलता है, उसके बहुत सारे माइंस हैं वहां पर और वहां से सारा मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अब ये सारे मिनरल को निकालकर उन फैक्ट्रीज तक पहुंचाना पड़ेगा जहां पर इसे प्रोसेस किया जाएगा। अब सपोज करो बी नाम का एक दूसरा स्टेट है जहां पर ये बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जिसमें हमारा सारा मिनरल यूज होता है। अब इस मिनरल को माइन से एक्सट्रैक्ट करके ए स्टेट से बी स्टेट तक ले जाने में खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेट्स से इसमें 100 रुपए लगते हैं। तो अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूं तो मैं कहूंगा भैया ये जो सारी फैक्ट्रीज हैं ये इस बी स्टेट से हटाकर मैं ए स्टेट में लगा दूं तो जितना मेरा 100 रुपए लग रहा है वो मेरा बच जाएगा। अब लेट्स से 5-10 रुपए लगा करेगा। यूजुअली पहले यही होता था और इससे जहां पर भी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वहां पे खूब सारी फैक्ट्रीज बनती थी, लोगों को जॉब मिलती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी। लेकिन 1952 में भारत की सरकार को ये लगा कि थोड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि मिनरल हर स्टेट में तो नहीं होगा, तो ये जो फैक्ट्रीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरे देश में कभी हो ही नहीं पाएगा। और इसी के चलते 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई गई। अब इसे समझने के लिए जरा वापस चलते हैं जो हमारी कहानी चल रही थी। बी स्टेट में मेरी फैक्ट्री थी, ए स्टेट में मिनरल मिल रहा था। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई ये सारी फैक्ट्रीज मैं बी स्टेट से ए स्टेट में ले आऊं ताकि मेरा पैसा बचे। अब सरकार आती है अपनी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर कि भाई तुम फैक्ट्री मूव क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूं यार मेरे 100 रुपए लग रहे हैं, कम से कम 90 रुपए तो बचेंगे। तो सरकार कहती जो 90 रुपए तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो हम देते ना सब्सिडी के रूप में। अब मैं ठहरा बिजनेसमैन, मुझे तो ये लगेगा ना कि मैं इतना झंझट लेके क्यों अपनी फैक्ट्रीज को मूव करूं, सरकार सब्सिडी दे रही है तो मेरा तो अपना प्रॉफिट बन रहा है। अब सोचो 10 साल बाद मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाता है और मुझे अब एक नई फैक्ट्री भी ओपन करनी है। अब इमेजिन करो मैं कहां करूंगा, क्योंकि देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन तो मेरा फिक्स हो गया है, सरकार से सब्सिडी मिल जाती है। तो अब मैं सोचूंगा यार इंटरनेशनल जाना है तो ऐसे स्टेट में फैक्ट्री लगाओ जहां पर पोर्ट आसपास हो। एग्जैक्टली इस देश में यही हुआ है। और इस मैप को देखिए, डीप कलर में हमें वो स्टेट दिख रहे हैं जहां पर आयरन ओर के मेजर डिपॉजिट्स हैं, जिसमें मॉडर्न डे बिहार, झारखंड ये सब शामिल है और उस टाइम पर एक ही स्टेट हुआ करते थे। आयरन ओर वही मिनरल है जिसे आज आप चारों तरफ देखते हो, आयरन या स्टील की चीजें जिससे बनाई जाती हैं। अब आप ये वाला मैप देखिए, इसमें आपको भारत के कोल रिजर्व दिखाई देंगे। इसमें भी उस समय की यूनाइटेड बिहार में काफी बड़ा चंक आपको दिखाई देगा। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद ज्यादातर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कोस्टल स्टेट्स की तरफ मूव करने लगे, जिससे उन्हें भारत के मेजर पोर्ट्स का एक्सेस मिल सके। तो अब बिहार जैसा जो मिनरल रिच स्टेट है वो एक्सप्लॉइट तो हो रहा था, लेकिन वहां पर कोई जॉब नहीं क्रिएट हो रही थी। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी भी ये बात बोल चुके हैं। अब आते हैं थर्ड रीजन पर, जो कि है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत बिहार का ये जो एक्सप्लॉयटेशन था ये अर्ली 90s तक चल रहा था एंड फाइनली 1993 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन तब तक इनफ डैमेज हो चुका था। 1960s में जहां बिहार के पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम का 54% हुआ करता था, वहीं आज बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम का महज 35% के आसपास ही रहता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बिहार को कंटिन्यूअसली लो फंड एलोकेशन मिला, जिसने बिहार की ग्रोथ को काफी हैम्पर करा। आप आज के टाइम बिहार में देखेंगे तो कोई भी मेजर इंडस्ट्रीज आपको लगभग ना के बराबर दिखाई देंगी। बिहार में चीप लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, जो स्किल्स हैं, वो मार्केट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। एक समय होता था जब बिहार में देश का 40% शुगर प्रोड्यूस होता था, लेकिन आज के टाइम पर यह नंबर सिर्फ 4% रह चुका है। राइस मिल की हालत भी कुछ ऐसी है। एक मेजर स्कैम के चलते यहाँ पर 3000 में से लगभग 2000 राइस मिल्स बंद हो गए थे। और इन्हीं सारी रीजंस के चलते नीति आयोग का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बताता है कि बिहार की रैंक आज यहाँ पर 26th है।
सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के अंदर लोग सिर्फ पुअर नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। बिहार एक मेजर एग्रेरियन इकोनॉमी है, यहाँ पर खेती किसानी बहुत होती है। 80% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। बिहार भारत का 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर है, 8th लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर है। यहाँ की एक मेजर पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। लेकिन इन सारे लोगों का जो लैंड ओनरशिप है वो बहुत छोटे छोटे हिस्से में है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई फैक्ट्री सेटअप भी करनी हो तो लैंड एक्वायर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लैंड के टुकड़े में 100 लोग आ जाएंगे कि ये उनकी लैंड है, तो उन सबको मनाना, उन सबको एक साथ लेकर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। साथ के साथ बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ये भी इजीली अवेलेबल ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ से दूर भागती हैं। और बिहार का जो यूथ है आज के टाइम वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर है। और बिहार में जो IAS बनने का क्रेज चलता है ना, वो भी इन सारे फैक्टर से कहीं ना कहीं बड़ा क्लोजली लिंक्ड है। हमने एक प्रीवियस वीडियो में इसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करा था, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल वीडियो में आगे चलते हैं। 1993 के बाद क्या हुआ था, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को हटा दिया गया था। तो मन में सवाल आता है कि भाई बिहार को फाइनली अब आगे बढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, क्योंकि अब बिहार को रोके रखा था हमारे अगले पॉइंट ने, वो थी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। देखो 1991 में भारत में जब LPG रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म लाए गए, हमारी इकोनॉमी को एकदम से खोल दिया गया, तो ज्यादातर स्टेट्स इसी होड़ में थे कि उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सके। लेकिन इस टाइम पर बिहार के अंदर विकास नहीं, सम्मान चाहिए वाला नारा लग रहा था। अब देखो बिहार में जो कास्ट सिस्टम है वो कोई नई बात नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटो तो पता चलेगा कि बिहार की जो लीडरशिप है उसने इस बात को बहुत लंबे टाइम से इशू बनाया हुआ है। इवन यहाँ के जो जमींदार या शासक संप्रदाय हुआ करते थे वो भी यूजुअली हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इसीलिए सोसाइटी के बीच में जो कास्ट डिफरेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और एक मेजर सेंटिमेंटल इशू बन गया है लोगों के लिए। और इसी सेंटिमेंट के चलते इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ कई सारी ऐसी पार्टीज बनने लगी जिनकी लीडरशिप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर फोकस करती थी। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग सिर्फ इलेक्शन में जो नेताजी खड़े हैं उनकी कास्ट देखकर वोट करने लगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे तमाम सारे इश्यूज जो किसी भी स्टेट को मजबूत बनाते हैं वो धीरे धीरे एक साइड लाइन में चले गए। इससे एक और नतीजा निकला कि इलेक्शन में जीतने के लिए नेताजी को ग्राउंड वर्क पर काम करना उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि उनको कास्ट की बैकिंग थी। तो जम के करप्शन होने लगा। बिहार के तमाम प्रॉब्लम्स में से एक मेजर प्रॉब्लम इनका फेल्ड एजुकेशन सिस्टम भी रहा है। इतिहास के पन्नों में ढूंढो तो एक समय आपको मिलेगा जब नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला जैसे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हुआ करते थे। मेगास्थनीज से लेकर ह्वेनसांग जैसे कितने सारे विदेशी ट्रेवलर्स इन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करने आए थे। लेकिन आज वही बिहार लिटरेसी रेट के मामले में भारत के सबसे लास्ट में आता है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम की हालत कुछ ऐसी है कि 2016 में बिहार बोर्ड के आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की जो टॉपर थी रूबी राय, उनसे जब उनके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया तो अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी ठीक से नहीं बता पाई। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। वहीं साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ केमिस्ट्री के एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? इस कंट्रोवर्सी के अगले साल यानी 2017 में जब स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडक्ट करवाए गए तो 64% स्टूडेंट्स फेल हो गए। इसके अलावा आए दिन सुनाई देता है कि बिहार के अंदर इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया या फिर आंसर शीट ही चोरी हो गई। अब एक स्टेट में जहां पर बेसिक एजुकेशन की हालत ऐसी हो वहां दूसरे सेक्टर में भी इसका इफेक्ट दिखना तो आम बात है। अगला रीजन है क्रिमिनल एक्टिविटीज का राइज। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप कई बार बिहार के अंदर जंगल राज के बारे में सुनते होंगे। बिहार में हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ अगर नजर डालें तो समझ में आता है कि आखिर क्यों इसे लोग जंगल राज कहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2020 डेटा की माने तो बिहार लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, अटैक ऑन पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब के मामले में देश में फर्स्ट आता है। वहीं अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी रिलेटेड केसेस, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, किडनैपिंग, इन सब के मामले में बिहार
सेकेंड पोजीशन पर आता है। कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा एक ऐसे स्टेट में जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना हाई हो। बिहार के डाउनफॉल में हर साल कंट्रीब्यूशन देने वाला एक और फैक्टर है यहाँ पर होने वाले मैसिव फ्लड्स। गंगा, घाघरा, गंडक, बासमती, कोसी, सोन, पुनपुन, फाल्गु जैसे कई सारे रिवर्स का मानसून के महीनों में मानो एक तरह से प्लेग्राउंड बन जाता है बिहार। इससे बिहारियों की लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचता है। इनकी एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी इंपैक्ट होती है। 1979 से 2017 के बीच में बिहार में फ्लड्स को अगर आप देखें 9500 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। बिहार की जो लीडरशिप है वो इस स्टेट के फेलियर के पीछे रीजन देती है कि भैया ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही। अपने लोगों को अक्सर बताते हैं कि देखो हमारे पास पोर्ट्स नहीं है, सी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रही। लेकिन ये बात सिर्फ पार्शियली ट्रू है, पूरी तरह से सच नहीं है। हमारे भारत में ही पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे कई सारे स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक्ड होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में खूब तरक्की कर रहे हैं। बिहार के अंदर भी तो एक टाइम पर इंडस्ट्रीज थी, शुगर वगैरह की, राइस की। ये सब पॉलिटिकल रीजन की वजह से, क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से, करप्शन की वजह से यहाँ से गई। बिहार की लीडरशिप को समझना होगा कि कैसे अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बिहार की गवर्नमेंट को ल्यूक्रेटिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और साथ के साथ इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके प्रॉपर गवर्नेंस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो आगे चल के बिहार में आए तो सेफ सिक्योर फील करें। बिहार के लीडरशिप को अपने यूथ को उनके पैरों पर खड़ा करना होगा, उनको अपने स्टेट में ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके ये इंश्योर करना होगा। और इसकी शुरुआत की जा सकती है बिहार के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के। हालांकि पिछले कुछ सालों में बिहार की सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा फंड अलोकेट किए हैं, लेकिन सिर्फ फंड अलोकेट करने से समस्या सॉल्व नहीं होती। जरूरत है एक प्रॉपर विजन की और जनरल मासेस में एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को कन्वे करने की। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री शॉफर ने अपनी किताब द कैडबरी टेल्स में लिखा था, फॉर बेटर देन नेवर इज लेट, नेवर टू सक्सीड वुड बी टू लॉन्ग अ पीरियड। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि बेटर लेट देन नेवर। और आज बिहार को इसी बात को समझना बहुत जरूरी है। तो बिहार के करंट सिनेरियोस के पीछे जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं उस पर ये हमारी एक छोटी सी केस स्टडी थी। क्या हमने कोई चीज मिस कर दी? आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट कोई स्टेट अगर आप कवर करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।